वही गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां के लोग रविवार की रात होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां पत्थरों से बंद कर लेते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले एक श्रापित चुड़ैल को गांव वालों ने मिलकर मार दिया था, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वो हर सोमवार को अपनी भूख मिटाने वापस आएगी। लोग उसे लाल बाई कहते थे, क्योंकि उसे इंसानी खून का लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद था। कहानी शुरू होती है आर्यन, समीर और मीरा से, जो शहर से छुट्टियां मनाने इस गांव में आए थे। उन्हें इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उस दिन रविवार था। गांव के मुखिया काका जी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, आज रात घर से बाहर मत निकलना। कल सोमवार है और वो जाग चुकी होगी। समीर हंसा और बोला, काका, आज के जमाने में ये सब नहीं होता। हम कल सुबह जल्दी पास के झरने पर पिकनिक मनाने जाएंगे। मंडे की वो सुबह। जैसे ही सोमवार की सुबह हुई, गांव में सन्नाटा पसर गया। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा कि समीर अपने बिस्तर पर नहीं था। बाहर घना कोहरा था। अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। आर्यन और मीरा बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गांव की गली के बीचों बीच खून की बूंदों के निशान थे, जो पुराने बरगद के पेड़ की ओर जा रहे थे। वे दोनों डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि समीर बदहवास हालत में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो भूखी है, उसे और चाहिए। तभी मीरा की नजर पेड़ की एक टहनी पर पड़ी। वहां एक पुरानी फटी हुई लाल साड़ी लटकी थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक डरावनी हंसी गूंजी। वो चुड़ैल सामने नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। सस्पेंस तब गहराया जब आर्यन को एहसास हुआ कि गांव का मुखिया काका जी हर सोमवार को खुद गायब हो जाते थे। क्या काका जी ही उस चुड़ैल की मदद कर रहे थे, या फिर काका जी ही उस चुड़ैल के अगले शिकार थे? तभी पेड़ के पीछे से एक आकृति निकली। लंबे सफेद बाल, उल्टे पैर और हाथ में एक पुराना पीतल का लोटा, जिसमें ताजा खून भरा था। वह लाल बाई थी। उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। आर्यन ने तुरंत अपनी जेब से वो पवित्र धागा निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने वो धागा चुड़ैल की ओर फेंका, एक धमाका हुआ। चुड़ैल चीखी, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे इस गांव के लालच ने बांध रखा है। चुड़ैल ने बताया कि वो खून की प्यासी नहीं थी, बल्कि गांव के मुखिया ने उसे एक पुराने खजाने की रक्षा के लिए श्राप देकर कैद कर रखा था। मुखिया हर सोमवार को एक निर्दोष की बलि चढ़ाकर अपनी उम्र बढ़ाता था और इल्जाम चुड़ैल पर लगा देता था। आर्यन और मीरा ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उस पुराने बरगद के नीचे खुदाई की जहां मुखिया ने चुड़ैल की अस्थियां दबा रखी थीं। जैसे ही अस्थियों को गंगाजल से शुद्ध किया गया, चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। मुखिया पकड़ा गया और गांव हमेशा के लिए उस खूनी मंडे के खौफ से आजाद हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई सोमवार को नीलगिरी गांव से गुजरता है, तो उसे हवाओं में किसी के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। लालबाई की आत्मा को मुक्ति मिले 1 साल बीत चुका था। नीलगिरी गांव अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। आर्यन और मीरा फिर से वहां गए, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ था। गांव वाले खुश तो थे, पर सोमवार के आते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। डर की नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी उम्मीद की। वह पुराना कुआं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसे सालों से पत्थर डालकर बंद कर दिया गया था। आर्यन ने गौर किया कि सोमवार की आधी रात को गांव के लोग चुपचाप उस कुएं के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। समीर, जो पिछली घटना के बाद से थोड़ा सहमा रहता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि हमने जिस चुड़ैल को मुक्त किया वो अकेली नहीं थी। लालबाई तो बस एक रक्षक थी, असली शैतान तो उस कुएं के नीचे कैद है। सोमवार की सुबह गांव की एक छोटी बच्ची गायब हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आर्यन और मीरा ने जब छानबीन शुरू की, तो उन्हें कुएं के पास वही लाल साड़ी का एक टुकड़ा मिला। मीरा चौंक गई, लेकिन लालबाई तो जा चुकी है। फिर ये साड़ी यहाँ कैसे आई? तभी कुएं के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज आई, उसने मुझे आजाद कर दिया। अब प्यास और भी गहरी है। सस्पेंस से पर्दा उठा। सस्पेंस तब खुला जब आर्यन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स देखे। पता चला कि लालबाई असल में कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो एक जेल प्रहरी थी। वो अपने खूनी रूप से लोगों को डरा कर रखती थी, ताकि कोई उस कुएं के पास न जाए। उस कुएं में रक्त पिशाच कैद था, जो इंसानी खून की एक बूंद मिलते ही जाग सकता था। पिछले साल जब आर्यन ने लालबाई को मुक्त किया, तो अनजाने में उस कुएं की सुरक्षा हट गई थी। अब वो पिशाच आजाद हो चुका था और हर सोमवार उसे एक भेंट चाहिए थी। रात के 12 बजते ही कुएं का भारी पत्थर हवा में उड़ गया। उसमें से काले धुएं के साथ एक साया निकला, जिसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। वो सीधे उस बच्ची की तरफ बढ़ा, जिसे गांव वालों ने डर के मारे कुएं के पास बांध दिया था।
आर्यन और मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें समझ आ गया कि इस शैतान को ताकत गांव वालों के डर से मिल रही है। आर्यन चिल्लाया, डरो मत, अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मीरा ने मंदिर का शंख बजाना शुरू किया। शंख की आवाज और लोगों की एकजुटता से वो साया कमजोर पड़ने लगा। आर्यन ने उस कुएं में पवित्र अग्नि मंत्रा इन्फ्यूज्ड फायर फेंक दी। एक जोरदार चीख के साथ वो पिशाच वापस कुएं में खींच लिया गया और कुआं हमेशा के लिए सील हो गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अगले दिन मंगलवार था। सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन और मीरा गांव से निकलने लगे। तभी समीर को रास्ते में एक छोटा सा सिक्का मिला जिस पर सोमवार लिखा था और उस पर खून का एक ताजा धब्बा था। समीर ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। नीलगिरी गांव से वापस शहर आने के बाद समीर पूरी तरह बदल चुका था। वो अब अंधेरे कमरों में बैठना पसंद करता और किसी से बात नहीं करता था। आर्यन और मीरा को लगा कि शायद वो पुराने हादसों के सदमे में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हर सोमवार को समीर की आंखें खून की तरह लाल हो जाती थीं। वह सिक्का जो उसने अपनी जेब में रखा था अब उसके शरीर की त्वचा के अंदर समा चुका था। अब खूनी मंडे का कहर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। शहर में हर सोमवार को अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे और पुलिस को दीवारों पर खून से लिखे हुए पुराने तांत्रिक चिन्ह मिलने लगे। आर्यन ने गौर किया कि समीर हर रविवार की रात घर से गायब हो जाता है। शक होने पर एक रविवार की रात आर्यन और मीरा ने समीर का पीछा किया। पीछा करते हुए वे शहर के बाहरी इलाके में बनी एक पुरानी खंडहर हो चुकी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां समीर एक ऊंचे आसन पर बैठा था और उसके चारों तरफ वही काला धुआं मंडरा रहा था जो नीलगिरी के कुएं से निकला था। समीर की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। वो गूंजती हुई आवाज में बोला, लालबाई ने मुझे कैद किया था, नीलगिरी के लोगों ने मुझे दबाया था, लेकिन इस सिक्के ने मुझे नया शरीर दे दिया है। मीरा चिल्लाई, समीर, होश में आओ, ये तुम नहीं हो। तभी वहां एक और आकृति उभरी। वो लालबाई की रूह थी। वो आजाद तो हो गई थी, लेकिन वो अभी भी उस पिशाच को रोकने की कोशिश कर रही थी। लालबाई की रूह ने आर्यन को इशारे से समझाया कि वह सिक्का समीर के दिल के पास पहुंच चुका है। अगर उसे आज रात नष्ट नहीं किया गया तो समीर का शरीर हमेशा के लिए उस पिशाच का घर बन जाएगा और पूरी दुनिया में हर दिन खूनी मंडे होगा। आर्यन और मीरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर समीर को पकड़ने की कोशिश की। पिशाच ने उन पर हमला किया, लेकिन मीरा ने नीलगिरी गांव से लाया गया वही पवित्र जल उस पर छिड़क दिया। समीर तड़पने लगा। तभी आर्यन ने देखा कि समीर के सीने पर वो सिक्का चमक रहा है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सिक्का समीर के शरीर से खींच निकाला। जैसे ही सिक्का बाहर निकला, एक जोरदार धमाका हुआ और काली रूह हवा में विलीन हो गई। समीर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो सिक्का अब लोहे का एक साधारण काला टुकड़ा बन चुका था। सब कुछ शांत हो गया था। सोमवार बीत चुका था और मंगलवार की सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और उस सिक्के को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब आर्यन घर वापस आया और उसने अपना हाथ धोया तो उसने देखा कि उसके हाथ की हथेली पर भी बिल्कुल वैसा ही एक निशान उभर रहा था जैसा समीर के पास था। शहर की चकाचौंध के बीच आर्यन खुद को एक अंधेरे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी हथेली का वो निशान हर सोमवार को गहरा और चमकदार होने लगता। उसे अपने अंदर एक अजीब सी प्यास महसूस होती, पानी की नहीं बल्कि कुछ और ही। उधर मीरा को शक होने लगा था। उसने गौर किया कि आर्यन अब मिरर के सामने जाने से डरता है, क्योंकि आईने में उसे अपनी नहीं बल्कि उस पिशाच की परछाई दिखने लगी थी। आसमान में काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था। आर्यन ने खुद को एक कमरे में जंजीरों से बांध लिया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तभी कमरे की बत्तियां बुझ गईं। समीर और मीरा दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। अचानक कमरे के अंदर से आर्यन की चीखने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी थी। जब मीरा ने दरवाजा तोड़ा तो उसने देखा कि आर्यन हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह चिल्लाया, यह शरीर अब मेरा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली रोशनी चमकी। वह लालबाई की रूह थी। वो अब डरावनी नहीं बल्कि शांत दिख रही थी। उसने मीरा के कान में फुसफुसाया, खून का कर्ज खून से ही खत्म होगा। इस पिशाच को मारने के लिए तुम्हें उस पुरानी जगह जाना होगा जहां इसकी पहली बूंद गिरी थी। समीर और मीरा अधमरे आर्यन को लेकर वापस नीलगिरी गांव की उस छिपी हुई गुफा में पहुंचे जिसका रास्ता सिर्फ लालबाई को पता था। वहां एक प्राचीन वेदी ऑल्टर बनी थी
जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे और सोमवार खत्म होने वाला था, पिशाच ने आर्यन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। लालबाई की रूह ने बताया कि पिशाच को मारने का एक ही तरीका है। आर्यन को खुद अपनी इच्छा शक्ति से उस पिशाच को अपने अंदर खींचना होगा और फिर उस पवित्र खंजर से अपनी हथेली के निशान पर वार करना होगा। यह खतरनाक था क्योंकि इसमें आर्यन की जान भी जा सकती थी। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने पिशाच की रूह को अपने अंदर समेटा और चिल्लाया, मीरा, अभी वार करो। मीरा ने रोते हुए वो पवित्र खंजर आर्यन की हथेली के उस निशान के आर पार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी, गुफा से काला धुआं निकला और वो पिशाच हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो गया। सूरज की पहली किरण गुफा के अंदर आई। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हथेली का निशान गायब हो चुका था। वो जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। लालबाई की रूह ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदाई दी और वो भी सफेद रोशनी में विलीन होकर हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अब नीलगिरी गांव में सोमवार को कोई नहीं डरता। वहां अब फूल खिलते हैं और बच्चे निडर होकर खेलते हैं। आर्यन, समीर और मीरा अब भी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक सबक सीखा, बुराई को खत्म करने के लिए कभी कभी खुद के अंदर के डर से लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खूनी मंडे का अंत हो चुका था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सोमवार को बहुत ज्यादा लालची बन जाए, तो उसे अपनी परछाई में एक पल के लिए वो लाल साड़ी वाली औरत जरूर दिखाई देती है, जो उसे सही रास्ता दिखाने आती है।